वाणी सुनने वाले सगले पंचन का ही हम रिकई से राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। बता दें जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया आज अपना से यह कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अपना बच्चे जाने थे, और जहाँ कृषि क्षेत्र लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है भैया। हालांकि भारत में अधिकांश कृषि मानसून पर आधारित है, खासकर उन वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जहां भैया सिंचाई के साधनों की कमी के कारण खेती पूरी तरह से बारिश पर आधारित होती। भैया एक होते बरानी कृषि, एमा किसानन का जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करने को पड़ा थे भैया। और इन परिस्थितियों के कारण खेती में अस्थिरता और जोखिम बढ़ जाते। इससे किसानों की आय में भी कमी होती, उनका जीवन स्तर भी प्रभावित होते। ऐसे में भैया बरानी कृषि में जोखिम न्यूनीकरण हेतु उन्नत कृषि प्रणालियों का उपयोग किए जाते, ये बहुत आवश्यक हो जाते भैया। अपना से कहा कि बरानी कृषि वह खेती होती जो केवल वर्षा पर निर्भर होती। एमा सिंचाई के स्रोत या तो सीमित मात्रा में होते या फिर होबे नहीं करें। एक ही कारण किसानन का बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने को पड़ा थे। अब जैसे बारिश का समय और मात्रा अनिश्चित होती बरानी क्षेत्रों में ही, कभी कभी पर्याप्त मात्रा में बारिश होती तो कभी कभी सूखा पड़ जाते। इस प्रकार का ही अनियमित हो जाते जब सब कुछ, तो अनिश्चितता फसल उत्पादन पर बहुत असर डाल थी। जल संसाधनों में कमी हो जाती, जैसे बरानी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की कमी होती। इससे फसल उत्पादन सीमित हो जाते और किसानों को अतिरिक्त जोखिम का सामना करने का पड़ा थे। बरानी क्षेत्रों में माटी की नमी बहुत कम हो जाती, जिससे माटी की गुणवत्ता प्रभावित होती। इस प्रकार की भूमि पर फसल उगाना मुश्किल हो जाते भैया। अपना से कहा कि बरानी कृषि में जोखिम न्यूनीकरण के लिए उन्नत कृषि प्रणालियां आवश्यक होती, जो किसानों को अनिश्चित जलवायु स्थितियों से निपटने में मदद करती। जहां कुछ प्रमुख उन्नत कृषि प्रणाली आज बताऊँ अपना कहें जो बरानी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती। बरानी कृषि में जल संरक्षण सबसे ऊपर होते। पानी के समुचित उपयोग और संरक्षण के लाने विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकते, जैसे वर्षा जल का संचयन, ड्रिप सिंचाई, मृदा आर्द्रता संवर्धन, वर्षा जल संचयन प्रणाली के माध्यम से बारिश के पानी का हम पच्ची संचित करी थन और सिंचाई के लिए ओकर उपयोग करी थन। इससे सूखे की स्थिति में भी फसलों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती थी। और बरानी क्षेत्रों में मल्चिंग एक प्रभावी तकनीक है जो मृदा का ही नमी का बनाए रखती और सूखे के दौरान फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करती। तो यह तो रही भैया छोटा चर्चा अपना से, और अब सुनवावा जाए बढ़िया हंस गान तान। मांगो ने कोई दान दहेज मांगो ने
बढ़िया इस गान तान के बाद जानकारी के बारी आगे भैया आवाज सुना जाए। पंच भाइयों, जब हम धरती पर नजर डालते हैं तो दूर दूर तक हमारे हस्तक्षेप का सबूत सामने आता है। पहले हम अपने रहवास के लिए खेतों को आगे बढ़ाते हैं और फिर खेतों के लिए वन काटते हैं। वनों के बारे में चिंतन करना ना सिर्फ हमारा कर्तव्य हो गया है बल्कि हमारे लिए आवश्यक हो गया है यदि हमें ठीक से जीवन व्यतीत करना है। चलिए इतने ही संवेदनशील मुद्दे पे आज बात करते हैं कि लोक संरक्षित वनों में वन संसाधनों का मूल्यांकन कैसे हो, और इस महत्वपूर्ण विषय पे हमने आज अपने पास आमंत्रित किया है डॉक्टर R.K. पांडे जी को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है राज्य वन अनुसंधान संस्थान। पांडे साहब, हम अपने इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज जो विषय हमने चुना है लोक संरक्षित वनों के संसाधनों का मूल्यांकन, तो लोक संरक्षित वन होते क्या हैं ये बताएं। बहुत साधारण सी बात है कि जो जड़ी बूटियां आसपास हमारे जंगल में बहुतायत में कभी मिलती थी, आज वो जड़ी बूटियों को बटोरने में, उन्हें खोजने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जंगल का जो निरंतर ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, कटाई पिटाई, बिना सोचे समझे चीजों को निकालना। इन जंगलों को बचाने के तौर तरीके क्या होने चाहिए, कैसे ग्रामीण जनों को इसमें जोड़ा जाए, कैसे जैव विविधता को बचाकर और आगे आने वाली जनरेशन के लिए इसको बचाया जाके इसका सही सदुपयोग किया जाए, बची रहे। तो पांडे जी, आपके कहने का सीधा सीधा सार हम ये निकालें कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा दोनों बातें यहाँ जंगल में शामिल हो रही हैं, उनको शामिल करके और फिर वनों को बचाना है। बिल्कुल सही बात आप जन भागीदारी की बात, जन भागीदारी की बात हो रही है एक्चुअली। और जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा संयुक्त वन प्रबंधन, भारत सरकार की जो वन नीति है उसके तहत संयुक्त वन प्रबंधन को बहुत महत्व दिया गया है। उनको ये माना गया है और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा भी जन आदिवासियों को जो जंगल पर निर्भर हैं उनको इस प्रकार के लघु वन उपजों को जंगल से निकालने का पूरा अधिकार दिया गया है। पर समस्या इस बात की है कि ये जो लघु वन उपज जंगल से निकाले जा रहे हैं, अगर इसका विनाशहीन विदोहन होगा और निरंतर अत्यधिक विदोहन होगा तो ये एक समय के बाद में विलुप्त हो जाएंगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लोक संरक्षित वन क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये कार्य तो 1999-2000 वर्ष से प्रारंभ हुआ था और प्रारंभिक स्तर पर 8 जिलों में इसको लिया गया था। फिर बाद में जाकर ये 13 जिलों में 14 कुल अभी तक 14 लोक संरक्षित वन क्षेत्र बनाए गए हैं। और खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर लघु वनोपज बहुतायत में हैं, ऐसे पोटेंशियल एरिया में जहां अत्यधिक विदोहन होता है, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को, वहां के आसपास लोगों को जोड़ते हुए एक 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रायोगिक तौर पर लोक संरक्षित वन क्षेत्रों का निर्माण किया गया। लोगों को उसमें शामिल किया गया, लोगों को उसमें समझाया गया, उन्हें हम ट्रेनिंग और इत्यादि ये सब देते हैं। वहाँ पे हम वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। सर्वेक्षण कार्य करने के बाद जो महत्वपूर्ण जैव विविधता है या लघु वनोपज है, उपयोगी जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के तौर तरीके का उनको प्रशिक्षण देते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र में ही ले जाके उनको सब समझाते हैं। इधर पांडे साहब, मैं एक बात पूछना चाहूंगा बीच में आपको रोक के। जी कि प्रशिक्षण की आपने बात की, तो यहाँ प्रशिक्षण में 2 पहलू आते हैं। पहली बात तो होता है कि उनको विदोहन का प्रशिक्षण देना और दूसरी बात होता है कि संरक्षण का प्रशिक्षण देना। तो दोनों के बारे में हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि विदोहन के लिए उनको आप क्या सिखाते हैं और फिर वन संरक्षण के लिए आप उनको क्या बताते हैं। पहला तो हमारा आधार ये है कि हम जो JFMCs के जो संयुक्त वन प्रबंधन की इकाइयां हैं, ये ग्रामों को जो लिया गया है और उनके लिए जो वन क्षेत्र निर्धारित किया गया है, हर इकाई के पास में वन है। उन वन क्षेत्रों से जो पोटेंशियल एरिया है जहां पे बहुतायत में मिलता है, उन बहुतायत वाले क्षेत्रों में इन लोगों को ले जाके जड़ी बूटियों की पहचान कराई जाती है। इनसे जानकारी भी ली जा सकती है क्योंकि जड़ी बूटियों के बारे में इन्हें ज्यादा ज्ञान है। इनसे हम लोग भी सीखते हैं और जो जड़ी बूटी हमारे द्वारा या इनके द्वारा पहचानी जाती है, उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके अध्ययन में उन्हें बताते हैं कि इस प्रजाति को का जो पुनरुत्पादन की स्थिति है, वो पुनरुत्पादन की स्थिति इतनी है, ये आगे आने वाले सालों में एक पेड़ से इतने पौधे तैयार करेगा, तो हमारा हक से केवल उतने ही पौधे निकाले जाने चाहिए जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में पौधे वहां उपलब्ध रहें और आगे आने सालों में उनका पुनरुत्पादन होता रहे। तो एक वैज्ञानिक आधार है।
जितना निकालना है उतना लगाते भी जाए, उतना लगाते ना, पर उतने पौधों को छोड़ें जिससे कि अगले साल उतना पौधे तैयार हो जाएं। अच्छा, प्राकृतिक बन, क्योंकि प्राकृतिक जंगलों में पौधे लगाना संभव नहीं है, पर जो पौधे निकाल रहे हैं उसमें उतने पौधे छोड़ना बहुत जरूरी है कि जिससे आगे आने वाले सालों में बीज से या उनके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से या जैसे भी जिस ढंग से वो पौधे प्रत्युत्पादित होते हैं उतने पौधे उपलब्ध रहें जिसमें आगे आने वाले समय में उतने पौधे उनको मिलते रहें। पहला तो ये बताते हैं। फिर इसके लिए हम लोगों ने वैज्ञानिक आधार में बहुत से अनुसंधान हमारे चल रहे हैं वन क्षेत्रों में कि हर प्रजाति की पुनरुत्पादन क्षमता कितनी है, वो कितने पौधे जो उपलब्ध पौधे हैं उनमें से कितने पौधों को उखाड़ना चाहिए और कितने पौधे छोड़ने चाहिए जिससे इसका सस्टेनेबिलिटी या सतत प्रबंधन की दृष्टि से व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस ढंग से वैज्ञानिक तरीके में भी उनको समझाते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, और पौधों को निकालने का तरीका जरूर उन्हें बताया जाता है, क्योंकि बहुत से, जैसा हमें मालूम है आप लोगों को भी, कि बहुत कच्चे फल तोड़ के ये लोग बाजार में लाते हैं और जिसका सही मार्केट वैल्यू भी नहीं मिल पाती है, सही ढंग से उपयोग भी नहीं हो पाता है, उनमें जो एल्कोलाइड्स होते हैं वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो इन्हें ये भी समझाते हैं कि देखिए आप लोग जो है जब फल परिपक्व हो जाए तब उखाड़ें। लोग परंपरागत व्यवस्था के तहत, पुराने लोग जो जंगल पर निर्भर रहते थे, वो पौधों को निकालते समय उसके जड़ के वाले उपयोगी भाग को तो निकाल लेते थे, पर पौधों को फिर से लगा देते थे। वो इसलिए लगा देते थे उसको कि आगे आने वाले सालों में फिर से इसी पौधे से नया पौधा बन जाएगा। पर यह परंपरा कहीं अब आंतरिक जंगल क्षेत्र में भी समाप्त होती जा रही है। तो इस पे ही उनको गंभीरता से बोलते हैं कि देखिए जो चीज आप निकाल रहे हैं भविष्य में भी उपयोगी है और आप ही के द्वारा उपयोग किया जाना है, तो ये ध्यान रखकर निकालें कि जिससे ये चीज समाप्त ना होने पाए और आपको आगे भी लाभ मिलता जाए। पंडित जी, यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है बाजार की, क्योंकि बाजार यदि जुड़ा रहेगा इन वनोपज से और वनोपज के निरंतर आपूर्ति से, तो इनको एक आजीविका भी मिलेगी। तो स्वाभाविक है कि ये उस पर निर्भर रहेंगे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो कुल आशय ये है कि हम ये मानते हैं कि जो जंगल पर निर्भर लोग हैं उनकी आजीविका इस पर जुड़ी हुई है। इनका और ये लघु वनोपज अगर सही प्रबंधन से, क्योंकि ये तो अब मानना पड़ेगा कि जंगल का सही प्रबंधन जो उससे जुड़े लोग हैं उन्हीं के सहयोग से ही संभव है। अगर विभागीय तौर पे देखा जाए कि विभाग अकेले कर ले, ये असंभव नहीं है। तो पंडित जी, लेकिन अंत में एक बात फिर उठती है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इन उत्पाद जो निकले हैं वन के, इनको बचाने के लिए, इन पे निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र की व्यवस्था है जिसमें इसका रोल होता हो, इसका योगदान होता है? बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा कि मैंने बताया है कि संयुक्त वन प्रबंधन के तहत इकाई स्तर, ग्राम स्तर पर इनकी वन सुरक्षा समिति या ग्राम वन समिति ये बनाई गई है और इनको भी इनके दायित्व दिए गए हैं कि आपको वन सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देना है। उसके लिए विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा सुरक्षा के नाम पे जितनी भी राशि होती है वो इनकी समितियों को दी जाती है, इनके खाते में जमा की जाती है, जिससे इनके गांव के विकास में पूर्ण रूप से लगाई जाती है। तो पंडित जी, अंत में कुछ हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सिर्फ ये रहेगा कि ये संयुक्त वन प्रबंधन की दृष्टि से जो ग्रामीण निर्भर हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है। हमारे साथ, वन विभाग के साथ, वो भी पूरी तरह से पूरे योग के साथ जुड़ें और यहाँ की जैव विविधता जो है, जो उपयोगी है, आर्थिक महत्व की है, जिसमें इनकी आजीविका निर्भर है और कुछ आय इनको होती है, खासकर उन प्रजातियों का जिसका अत्यधिक विदोहन हो रहा है, उसको वैज्ञानिक तरीके से विनाश विहीन विदोहन की दृष्टि को अपनाएं और उसी ढंग से आगे कार्य करें। तो मेरे ख्याल से इनकी भविष्य में आय भी बढ़ेगी और एक जैव विविधता जिसके नाम पे हमारा प्रदेश आज पूरे विश्व में एक प्रमुख स्थान माना जाता है, उस जैव विविधता को संरक्षण भी किया जा सकेगा और इनको और इनके आने वाली पीढ़ी को भी वो सभी चीजें जिसका लाभ ये ले रहे हैं उनको निरंतर मिलती रहेगी। हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी यदि वन के महत्व को समझेगी तो सीधी सी बात है कि हमारा जीवन धरती से जुड़ा है, धरती का जीवन वन से जुड़ा है। बिल्कुल सही। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो धरती हमारे जीवन को नहीं सजो पाएगी। इस गंभीरता के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया। अब अपना सुनत रहन यह जानकारी और अब चला सुनवावा जाए बढ़िया हंसकांता बात। भैया अब सुनवाओ एक महत्वपूर्ण संदेश।
आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह रहा महत्वपूर्ण संदेश और अब बहुत बात करने के समय बचा नहीं, तो चला जाए और अगले पंचायत से की जाए। जय जवान जय किसान।